हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं कि सिनॉप्सिस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। देन इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कि ईआर की खोज यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स के ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है इसका फंक्शन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोशिका द्रव में एक जलिकावत रचना होती है जो झिल्ली के आपस में जुड़ने से बनती है। यानी कोशिका में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसी में एक जाल के समान रचना होती है जो झिल्ली के आपस में जुड़ने से बनती है। ये कोशिका का कोशिकी कंकाल बनाती है तथा एक निश्चित आकृति देती है। ये क्या करती है, एक कोशिका कंकाल बनाती है तथा उसको एक आकार देती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका द्रव के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है जिसे हम ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली यानी कि डबल लेयर झिल्ली होती है जो चपटी नलिकाओं का बना होता है। ये लेयर बाय लेयर होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ईआर की खोज किसने की। तो ईआर की खोज सबसे पहले पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1945 में इसकी खोज किया और ये जो ईआर है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ईआर कितने प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक के टाइप्स जानेंगे। तो सबसे पहला इसका टाइप है रफ ईआर। इस प्रकार के ईआर की बाह्य सतह पर असंख्य राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब जो इसके बाहरी लेयर है यानी कि बाहरी सरफेस है, इसमें बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यह खुरदुरा दिखाई देता है, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह खुरदुरा होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण करने वाला सेल्स पाया जाता है। ठीक है, एंड इसका सेकंड टाइप है स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है एंड इसकी जो सरफेस है ये चिकनाई में दिखाई देती है, ये चिकनी ही दिखाई देती है। ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट है इससे कि इसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट है और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है और ये खुरदुरा दिखाई देता है और ये चिकनी दिखाई देती है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इस डायग्राम के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो आपको सबसे नीचे ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा होगा जो कि राइबोसोम्स है। इसके ठीक ऊपर में या बगल में क्रिस्टली दिखाई होगी, सिस्टर्नी दिखाई दे रही होगी आपको। फिर उसके बाद सिस्टर्नल स्पेस है। इसके जस्ट ऊपर में आपको होल टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा वो न्यूक्लियर पोर है एंड इसके बगल में ही न्यूक्लियर एनवोलोप है। एंड हमने देखा कि ईआर 2 टाइप के होते हैं, तो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा होगा एंड नीचे में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा या आ रहा होगा, तो आप इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसका सिस्टर्नी, ये लंबे चपटे व समांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। इनकी मोटाई जो है वो 40 से 60 मिलीमीटर होती है एंड ये लीवर, अग्नाशय, मस्तिष्क तथा प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिस्टर्नी समझ आ गया, बहुत ही सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है, इसमें और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
सेकंड है इसका वेसिकल। ये गोलाकार, अंडाकार और वृत्ताकार होती है। इनका व्यास जो है 25 से 500 म्यूमीटर तक होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। देन लास्ट है इसका ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इनका जो व्यास है वो 50 से 100 म्यूमीटर होता है। ये नॉन सेक्रेटरी सेल्स में पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल में रेटिना। तो चलिए अब हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला इसका कार्य है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह कोशिका के यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। ईआर क्या करता है, कोशिका डिवीजन के समय केंद्र की झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। ईआर कोशिकाओं का ढांचा तैयार करती है तथा निश्चित आकार देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कोशिकाओं का ढांचा तैयार करती तथा एक आकार देती है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करती है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।